सोचो अगर आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जैसे चैप्टर के सभी डाउट्स क्लियर हो जाए, वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। इस वीडियो में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर का 10 टू 15 मिनट्स के अंदर रिवीजन करेंगे, और अब आपकी जितने भी डाउट्स हैं हमारे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को लेकर या किसी और ऑर्गन को लेकर, वो सारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपना टॉपिक नंबर 1 से, क्योंकि हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा लोअर इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं हमारे, जैसे स्पॉन्जिस, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ रखा होगा। स्पॉन्जिस हो गए या फिर सीलेंट्रेट्स हो गए या फ्लैटफॉर्म्स हो गए, एक्सेट्रा चीजें, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, अपनी पूरी बॉडीज के ऊपर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, स्पॉन्जी, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस। उसके बाद आते हैं हमारे पास अर्थवॉर्म। कौन अर्थवॉर्म आते हैं, ये यूज करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल को, एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए हमारे फिशेस। ठीक है, वो क्या करते हैं, गैस यूज़ करती है। आपको पता है फिश जो है गैस यूज़ करती है रिस्पायरेशन के लिए, लेकिन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये जो है अपने लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ आ चुका होगा। आई थिंक मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात करते हैं एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग हो गए। ये हमारे स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, जिसे हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। आपने एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ रखा होगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है हमारी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर ही आता है। यहाँ पे क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन। एक तो ये यहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है, एंड इसे इसलिए क्या कहते हैं, हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ह्यूमन के पास जो है 2 लंग्स होते हैं, जो कि कवर्ड होते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन से, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन क्या है, वो प्लूरा है, और प्लूरा फ्लूइड भरा रहता है इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं, जो पार्ट है स्टार्ट होता है विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कि हमारी जो नाक से स्टार्ट होकर हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जाए। ब्रोंक्यूल समझते हैं ना आप, जो लंग के अंदर अभी पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, तो फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो आता है हमारा, वहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंस्टिट्यूट करता है क्या चीज़, हमारा कंडक्टिंग पार्ट को। ठीक है, आई थिंक इतना समझ आगे चुका होगा आपको। फिर बात करते हैं जहाँ पे एल्वेलाई और उसकी डक्ट फॉर्म करती है रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को। रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को जो है कौन फॉर्म करता है, एल्वेलाई और उसकी डक्ट मिलकर फॉर्म करता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फिर मैं बात बताऊँ आपको, जो लंग्स है, ठीक है, वो सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर के अंदर, और जो थोरेसिक चैम्बर है वो फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, स्टर्नम के द्वारा, रिब्स के द्वारा, और डोम शेप का हमारा डायफ्राम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जो है हमारा एनिमल में डायफ्राम ज़्यादा एग्जिस्ट करता ही करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। चलिए फिर मूव करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। हमने पहले बताया था, जो हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है, वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आता है हमारा, फिर वहाँ से एयर मूव करके नेसल पैसेज में मूव करती है, फिर नेसल चैम्बर में, एंड देन नेसोफैरिंक्स में हमारी एयर आ जाती है। अब नेसोफैरिंक्स से जो है लैरिंग्स में आती है, किसके थ्रू, एपिग्लोटिस के थ्रू। अब एपिग्लोटिस के थ्रू लैरिंग्स में हवा तो आ जाती है, लैरिंग्स के बाद वो मूव करती है हमारी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया, टर्मिनल टर्शियरी ब्रोंकिया, एंड देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर जो हमारे लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक पहुंचती है हवा, और वहाँ से जो है डक्ट ऑफ द एल्वेलाई में पहुंचती है। अब डक्ट ऑफ द एल्वेलाई से लेके वो हमारी एल्वेलाई में जो है हवा पहुंच जाती है। आई थिंक ये जो आपको मूवमेंट है एयर की फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल मतलब एल्वेलाई तक, वो समझ आ चुकी होगी। चलिए जी मूव करते हैं टॉपिक नंबर 3, हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है इन्वॉल्व करती है 2 स्टेजेस को। हमारे एक इंस्पिरेशन होता है जिसमें हवा लेते हैं, और दूसरा एक्सपायरेशन होता है जिसमें हवा छोड़ते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आता होगा। चलिए जी कवर करते हैं दोनों को एक साथ। ठीक है, इंस्पिरेशन को भी और एक्सपायरेशन को भी। तो इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर रिच इन ऑक्सीजन ड्रोन इनटू द लंग्स, में हवा हम लेते हैं। ठीक है, और एक्सपायरेशन में जो हमारी एल्वेलर एयर है इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट फ्रॉम द लंग, यहाँ से लंग से जाती है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्सपायरेशन जो है पैसिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन में क्या चीज़ है, अकर्स व्हेन इंट्रापुलमोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब अंदर का प्रेशर कम हो बाहर के कंपैरिजन में। आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो जो हमारे लंग्स के अंदर लो प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक में प्रेशर यानी बाहर जो है ज़्यादा होगा, तभी जो हमारी बाहर से अंदर आ पाएगी हवा। ठीक है, ये इस चीज़ को आप समझते होंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, वही चीज़ मैंने आपको बताई। और एक्सपायरेशन के केस में क्या होगा, इस जब अक्सर होगा जब इंट्रापुलमोनरी प्रेशर जो है हाई हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, तब हवा हमारे लंग्स से निकल के जो है एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इस चीज़ को आप समझते होंगे। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है, इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वही एक्सपायरेशन में जो है रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का, वहाँ डायफ्राम रिलैक्स करता है। इंस्पायरेशन में इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन दिस एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस देखा जाता है, और हमारा एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल जो होती है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल जो हो गई हमारी, एक तो इंटरकोस्टल मसल होती है, डायफ्राम मसल होती है। ठीक है, और जो डायफ्राम है एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन, उस एक्सपायरेशन में अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। बहुत ईजी चैप्टर है, बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन की जरूरत है और लिख लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपको ये चैप्टर पूरा आसानी से आ जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए जी इंस्पायरेशन में क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, वहाँ पे क्या था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल थी। ठीक है, यहाँ पे इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, एंड लिफ्ट करता है रिब्स को, स्टर्नम को।
को, ठीक है। वहीं जो एक्सपायरेशन में रिडक्शन होता है इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंड ओवरऑल पुल्मोनरी वॉल्यूम भी जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इंस्पायरेशन में इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन दिस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस देखा जाता है। वहीं एक्सपायरेशन में इंक्रीज इन द इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर टू मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम लीड टू द इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन द इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे इंस्पिरेशन में देखा जाता है। वहीं एक्सपायरेशन के केस में इट लीड्स टू द एक्सप्लोजन ऑफ एयर ऑफ द लंग्स। यहाँ पे लंग्स से हवा निकलती है बाहर की तरफ, ठीक है। इंस्पायरेशन में इट फोर्सेस एटमॉस्फेरिक एयर टू द कम इनटू द लंग्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या करती है, चाहती है कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आए, इंस्पिरेशन में ये होता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ चुका होगा। आप ये डायग्राम से बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं। रिवीजन वीडियो में हम डायग्राम डिटेल में नहीं समझा सकते, बस आप देख सकते हैं ये प्रोसेस जो है हमारी एक्सपायरेशन की हो रही है एंड दिस प्रोसेस इज ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है। अब आप करते हैं टॉपिक नंबर 4 जो कि होती है हमारी इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इस वीडियो में आपके लिए मैंने लेके आया हूँ और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मेरा विश्वास मानिए। चलिए जी बात करते हैं फिर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स की। तो हमारे सबसे पहले आपको क्या याद करना है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी शोज द कैपेसिटी ऑफ द लंग, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये आपको याद करना है। और डेड एयर वॉल्यूम भी होती है। आइए जी इनकी डेफिनेशन के साथ इन्हें मैं बताता हूँ इनमें कितनी जो है क्वांटिटी में वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। ये क्या होती है आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर बेबी, यानी नॉर्मल जो इंस्पायरेशन आप इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं वॉल्यूम, ये वो होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम के अंदर काउंट होता है। इसकी वैल्यू जो है 500 ml होती है नॉर्मली, ठीक है। और अगर मिनट में देखना, मिनट में आपको देखना नहीं बस ml में देखना, ठीक है। अब वैसे मैंने मिनट में लिख रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर वन इनहेल्स इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि जब आप जो है जोर लगाते सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तब जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, उसकी वैल्यू होती है 2.5 से 3,000 ml। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, जो हम जोर लगाते सांस छोड़ते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वन एक्सहेल्स बाय फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 1000 से 1100 ml होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हम जोर लगाते सांस छोड़ते हैं फिर भी जो हमारे लंग्स के अंदर एयर रह जाती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। उसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। इसमें कंफ्यूज मत होना क्वांटिटी में। एक तो हमारी जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो 1000 से स्टार्ट होकर 1100 ml तक खत्म होती है। वहीं रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 1100 ml से लेकर 1200 ml तक रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज की, ठीक है। उनमें सबसे पहले आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, जो कि होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से मिलकर हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है। जिसकी वैल्यू 3 से 3,500 ml हो जाती है। अब प्लस करके निकाल सकते हैं। वहीं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV को मिलकर बनती है, जिसकी वैल्यू 1500 से 1600 ml तक हो जाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होती है हमारी, ये ERV और RV को मिलकर बनती है और ये जो हमारी 2100 से 2300 ml तक हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, इससे क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2009 के अंदर। ये जो होती है वाइटल कैपेसिटी ERV, CV और IRV को मिलकर बनती है, जिसकी वैल्यू 3,500 से लेकर 4,500 ml तक पहुंच जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है हमारी, ये जो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, आप वाइटल कैपेसिटी को लो और साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो। देखो यहाँ से होगी वाइटल कैपेसिटी होगी, ये जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होगी, जो आप दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है 5,000 से 6,000 ml तक जो हमारी जिसकी क्वांटिटी निकल गई है। और दैट एयर वॉल्यूम में होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी नोस्ट्रिल से टर्मिनल ऑर्गन नॉट इन्वॉल्व इन द गैसियस एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड टेरिस पे। दैट वॉल्यूम हमारी वो वॉल्यूम होती है जब हमारी जो एयर है वो कंडक्टिंग पार्ट यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके हमारी एल्वियोलाई तक गाड़ी, तो उस जो पैसेज के अंदर जो हमारी एयर मूव कर रही है उसे कहते हैं डेड एयर वॉल्यूम, जिसकी जो क्वांटिटी होती है 150 ml होती है, ठीक है। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक नंबर 5 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन, किसके बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये चीज को ध्यान रखना है आपको। और जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर्स में बनती है। नेमली कौन कौन से वो जो 3 मेजर लेयर है जिनसे ऑक्सीजन मेम्ब्रेन होती है। पहली हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम और एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। ये 3 लेयर जो होती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को बनाती है, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाती है, सॉरी। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, एक तो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा, ठीक है, गैस का जो होता है। और दूसरा सोलिबिलिटी जो होती है गैस की, किस तरह की सोलिबिलिटी है, हाई कम में जाता है, और थिकनेस जो है मेम्ब्रेन की, इन तीनों चीज़ों पर जो है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। मूव करते हैं टॉपिक नंबर 6 जो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जो है 97% जो है ऑक्सीजन वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और 3% ऑक्सीजन जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर में जो हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जगह हमारा 20 to 25% जो है होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और 70% ऑफ द टोटल जो है ट्रांसफर होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, और बचा हुआ 7% जो है हमारा प्लाज्मा के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। बात करते हैं चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज
कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, अबाउट 20 to 25% करती है ये चीज़। और दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट द बाइंडिंग, क्योंकि बाइंडिंग को अफेक्ट करती है। और जब पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होता है और ऑक्सीजन का लो होता है, टिश्यू के अंदर मोर ज़्यादा बाइंडिंग देखी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर उसके अलावा मैं जब बात करूँ, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, ठीक है, और ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाए एल्वेलाई के अंदर, तो डिसोसिएशन देखा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है विच इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है, इज डिलीवर एट द एल्वेलाई साइड, कहाँ पे पहुंच जाएगा वो एल्वेलाई साइड पे पहुंच जाएगा। आई थिंक आपको सब चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। आरबीसी कंटेन करता है एक वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम को कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ठीक है। ये क्या इसमें क्या होता है, ये एंजाइम जो फैसिलिटेट करता है कुछ रिएक्शन को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेट बाई एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट करता है टू द एल्वेलाई एंड रिलीज करता है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को, किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज करता है। केमिकल रेगुलेशन की बात करें, यहाँ पे कीमोसेंसिटिव एरिया होता है सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रीजन सेंटर, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, रिदम सेंटर के एडजेसेंट सिचुएटेड होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस के। यहाँ पे रिसेप्टर एसोसिएटेड होते हैं एरोटिक आर्ट के और कैरोटिड आर्टरी के, ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सप्रेस कंसंट्रेशन एंड सेंड कर सकता है नेसेसरी जो सिग्नल्स है हमारे रिदम सेंटर को, और हमारे रेमेडियल एक्शन जो है जरूरी एक्शन जितनी होता है। और हमारे रिदम सेंटर आपको पता होगा मेडुला ऑब्लंगाटा में सिचुएटेड होता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स की बात करें, हीमोग्लोबिन जो है अकर होता है हमारे आरबीसीज के अंदर ऑल वर्टिब्रेट, और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है इन द प्लाज्मा ऑफ अर्थवर्म एंड नेरीज, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेन करता है कॉपर एंड अकर इन द प्लाज्मा ऑफ क्रस्टेशियस लाइक प्रॉन, ठीक है, ऑफ स्लेस लाइक आइला, और सिकेलोपोड्स जैसे सेप्टिया, ठीक है। ये किस मोलस्कास आ गए हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जो वेनाबिन जो है प्रेजेंट होता है इन द ब्लड ऑफ ट्यूनिकेट्स या यूरोप कोडेट्स के, ठीक है, यूरोपोड्स या ट्यूनिकेट्स के ब्लड में जो हमारा वेनाबिन प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, आपको दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बाद ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या है, हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, इतना आपको पता होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है कैरी करते हैं मैक्सिमम जिसका 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लस केमिकल फॉर्मूला जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का HbO2 का होल्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो जाता है। बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन इस प्राइमरली रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है। और मैं आपको बताऊं एक सिग्मोइड कर्व जो है ऑब्टेन होता है जब परसेंटेज सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ प्लॉट की जाती है अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस कर्व को जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट्स हो, जैसे कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, H+ की कंसंट्रेशन हो गई, एटसेट्रा चीजें हो गई, और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इसमें अक्रेंस होती है इस चीज की। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है ऑक्सीजन गैस बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड टिश्यू, कहाँ टूट जाता है, ये टिश्यू पे जाके टूट जाता है, ठीक है। हमारे डिसऑर्डर जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अस्थमा होता है, जो कि अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में जब इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है, तब जो है हमारी अस्थमा जो है बीमारी होती है। और एम्फाइसीमा क्या है, कोराइनिक डिसऑर्डर है, जब एल्वेलर वॉल्स और जो डैमेज हो जाती है ड्यू टू द विच रेस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज हो जाता है, जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर एम्फाइसीमा होते हैं। और ह्यूमन प्रोटीन जो है अल्फा-1 एंटीटॉक्सिन जो है यूज किया जाता है हमारे एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उन बंदों को होता है जो कि काम करते हैं डस्ट वाले फ्यूम्स ऑफ सब्सटेंसेस इनहेल्ड बाय वर्कर्स, इन जो मतलब कि जो पत्थर ढूंढने का काम होता है या फिर जहाँ धूल वगैरह उठती है ना, वहाँ पे ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उन बंदों को हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो गया इसका, ठीक है, यानी कि लंबे समय तक ये चलता रहा तो ये इन्फ्लेमेशन कर देगा और जिससे लीडिंग टू फाइब्रोसिस नाम की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोसिस नाम की कंडीशन हो जाती है, और ये जो बीमारी होती है हमारी इम्यून सिस्टम से भी जो है पता नहीं लगाई जा पाती, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरह से साइलेंट किलर हो सकता है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। रेगुलेशन कैसे किया जाता है रिस्पायरेशन का, तो ह्यूमन में रिस्पायरेशन जो होता है अंडर बोथ नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन होता है। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा में, जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल प्राइमरली होता है किसके लिए, रेगुलेशन के लिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। एंड द सेंटर जो प्रेजेंट होता है इन द फोर्थ रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसे हम न्यूरोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, जो कि मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रिदम सेंटर को, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, और मतलब इतना क्या पूरा कवर कर लिया हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चीज़ डिटेल में आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी और चैप्टर की रिवीजन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम ऑल ऑफ यू।